और बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी से 6 निगम के महापौर मिले हैं। बरेली, मुरादाबाद, कानपुर के मेयर मिले। वहीं सहारनपुर, वाराणसी, फिरोजाबाद के मेयर भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। सभी जनप्रतिनिधियों से कई विषयों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कुछ निर्देश दिए हैं कि कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर काम हो। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने जिलों में अवैध पार्किंग स्टैंड हटाकर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। भाजपा ने सभी 17 निगमों में जीत हासिल की है। 6 निगम के जो मेयर हैं उनसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और कुछ जो बुनियादी चीजें हैं जो स्मार्ट सिटी के लिए बहुत जरूरी हैं उनको लेकर उन्होंने निर्देश दिया, चाहे फिर वो कूड़ा प्रबंधन हो, चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दे हों, उस पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। तो इस दौरान सीएम योगी ने जिलों में अवैध पार्किंग स्टैंड हटाकर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। तो नए जो मेयर हैं, नवनिर्वाचित मेयर हैं, वो पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने और देखिए एक एक जो मेयर है वो मुख्यमंत्री का उन्होंने अभिवादन किया, उनको मिठाई खिलाई। देखिए मुरादाबाद के मेयर हैं जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हो या फिर अन्य जो चीजें हैं, पार्किंग की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। 6 निगम के मेयर मिलने पहुंचे थे और विकास को लेकर चर्चा हुई है। नोएडा की बात करते हैं। नोएडा के सेक्टर 29 में कुत्ते ने एक महिला को काट लिया, हमला कर दिया। तो कुत्तों की जो हमले की घटनाएं हैं लगातार चल रही हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल की बेटे की पत्नी को कुत्ते ने काट लिया। महिला ने कुत्ते पालने वाले के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजीव चौधरी का ये कुत्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को कुत्ते पालने का शौक तो है लेकिन उसको संभालने में नाकाम रहते हैं और अक्सर ये घटनाएं सामने हो जाती हैं। ये तस्वीर सेक्टर 29 की है जहां पर कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। रिटायर्ड मेजर जनरल की बेटे की पत्नी को कुत्ते ने काट लिया। महिला ने कुत्ते पालने वाले के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजीव चौधरी का कुत्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आप देखिए सीढ़ी से ऊपर ही महिला जा रही थी, तभी घर के भीतर से कुत्ता निकला और उसने काट लिया। और इस पूरे मामले में अब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो इस तरीके की घटनाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम हो गई हैं। जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स है वहां पर कुत्ते पालने का शौक तो लोगों में है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं या फिर बनाए गए नियमों को पालन कैसे करना है इस पर RWA ध्यान देता नहीं है, लोग ध्यान देते नहीं और इन घटनाओं की इस तरह की रुकने का सिलसिला सामने नहीं आ रहा है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की जहां पर कुत्ते ने एक महिला पर हमला किया। सेक्टर 29 स्थित ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में एक सूचना आई कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब की पुत्रवधू को उनके जो पड़ोसी हैं उनके डॉग ने बाइट किया। डॉग की उम्र करीब 1.5 साल थी और बीगल ब्रीड का था। सूचना मिलते ही तुरंत ही जो विक्टिम थी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उसी समय सुरंगा धाराओं में थाना 20 में FIR दर्ज की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए। अंकित, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो रही हैं। दावे हर घटना के बाद होते हैं लेकिन लगाम नहीं लग पा रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा में ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में ही कुछ दिन पहले नोएडा के और सेक्टरों में भी, अपार्टमेंट में भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ चुके हैं जहां कुत्ते द्वारा जो लोग हैं उन पर हमला किया जाता है, उनको गंभीर रूप से घायल किया जाता है। देखिए, अब से कुछ दिन पहले भी आपको बता दूं कि लिफ्ट के अंदर भी एक तस्वीर सामने आई थी। बाकायदा जो ओनर है वह अपने डॉगी को लिफ्ट में ले गया था, जहाँ पर लिफ्ट में मौजूद लोगों को
कुत्ते ने हमला करने के बाद घायल कर देता, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉग प्रेमी हैं वह इस चीज को समझना नहीं चाहते। आपको बता दूं कि यह मामला भी नोएडा सेक्टर 29 स्थित जो ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है उसका है, जहाँ पर बकायदा जो एक लेडी अपने बच्चे को लेकर जो है फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक घर में से जो डॉगी है, जो कुत्ता है, उसने लेडी के ऊपर वार कर दिया। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि उससे चंद कदमों की दूरी पर एक मासूम बच्चा भी था। अगर वह कुत्ता मासूम बच्चे वार कर देता तो शायद और भी गंभीर मामला हो सकता था। जिसके बाद देखिए अभी की बात की जाए तो जिस महिला को घायल करा गया उसने बकायदा पुलिस को लिखित में कंप्लेंट करी है, और कंप्लेंट करने के बाद बहरहाल पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, FIR दर्ज कर ली, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी कैसे। शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बसपा में बड़ा बदलाव हुआ है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को अब 3 मंडलों की जिम्मेदारी रहेगी। शमसुद्दीन राइन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। शमसुद्दीन राइन से बरेली और मुरादाबाद की जिम्मेदारी ली गई है। शमसुद्दीन के पास उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, किस तरीके की रणनीति पर बसपा काम कर रही है निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद? अब देखिए, एबीपी गंगा ने पहले ही कहा था कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक होगी उसके बाद बसपा संगठन में बदलाव देखने को मिलेंगे और कई लोगों की जिम्मेदारियां भी बदल सकती हैं। और देखिए इसी की शुरुआत है ये। जिस तरह से अगर बात करें पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, अगर बात करें उनकी, तो मुनकाद अली जो है उनको आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से अगर शमसुद्दीन राइन की बात की जाए तो उन्हें कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जो उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी थी शमसुद्दीन के पास, वो बरकरार रहेगी। हालांकि पहले अगर आप देखें तो इस बैठक से पहले हम जाएं तो बरेली और मुरादाबाद की जो जिम्मेदारी थी वो भी पहले शमसुद्दीन के पास ही थी, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को उनसे हटा दिया गया है। दूसरी जो व्यवस्था में बदलाव वो ये कि पहले एक जो कोऑर्डिनेटर थे उन्हें तीन पहले 4 मंडल जो थे उनकी जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है और एक कोऑर्डिनेटर के जिम्मे 3 मंडल रहेंगे। तो अपने पूरे स्ट्रक्चर को पार्टी बदल रही है और जिस तरह से अभी पार्टी की तरफ से, मायावती की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर तक जो कमेटियां हैं उनका रिव्यू किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए। अब उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगस्त तक यानी 3 महीने का वक्त दिया गया है। जितनी कमेटियां हैं उनमें भी बदलाव होगा, यानी बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक तमाम तरीके के बदलाव बसपा संगठन में देखने को मिलेंगे। और ये सारी तैयारी इस बात को ध्यान में रखकर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए बसपा ने क्लियर कर दिया है कि वो अकेले दम पर, अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में कम से कम सभी 80 सीटों पर, तो उसे ध्यान में रखते हुए ये सारे अहम बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ और बदलाव देखिए आगे देखने को मिल सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ की, तो ऐसे में कुछ और अल्पसंख्यकों को पार्टी में बड़ी, बिल्कुल कुछ और नए चेहरे दिख सकते हैं और हर समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। खबर आगरा से, जहां पर सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग लग गई। कुटिया में 2 सिलेंडर रखे थे। हालांकि बड़ा हादसा टला। यहां पर लोगों ने खुद पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीर हम आपको आगरा की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग लग गई। 2 सिलेंडर भी यहां पर रखे थे। अगर ये फट जाते तो हादसा बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन स्थानीय लोगों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया और आग को बुझा दिया गया। ऐसे में सिलेंडर फटने से बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आगरा के थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क के किनारे बाबा की कुटिया में आग लग गई थी। 2 सिलेंडर रखे थे, ये गंभीर चीज थी। लोगों को जैसे ही आग दिखी फौरन लोगों ने आग को बुझाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर एक्शन हो रहा है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर एक्शन किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था और इसको लेकर अब एक्शन हुआ है। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर जो प्राधिकरण है वो बुलडोजर चला रहा है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिरा दिए हैं और बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बन रही थी, उनको विकास प्राधिकरण ने तोड़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई।
तो देखिए बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था और अब इन कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। तो बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अवैध कॉलोनी के खिलाफ एक्शन चल रहा है। यहां पर बिना नक्शा पास कराए ही ये कॉलोनी बना दी गई थी और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर एक्शन हुआ है जहां पर बिना नक्शा पास कराए जो कॉलोनी बन रही थी उनको बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है। और अब बात सीतापुर करते हैं जहां पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग जमीन कब्जे का आरोप है। दबंग पर पीड़ित ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। हाथापाई और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर के थोक पुराना का ये पूरा मामला है। तो सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। आरोप यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उसको रोकने पर इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। तो देखिए जमीन विवाद यहां पर चल रहा था और विवाद के बीच मारपीट हो गई और गंभीर बात यह है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही दबंग जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ही पूरा विवाद हुआ। लखनऊ और कानपुर में आज भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है, वहीं कानपुर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक हो रही है। लखनऊ की बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं कानपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मंच पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती से लेकर पीएम मोदी की रैलियों को लेकर प्लान बना रहे हैं। लखनऊ और कानपुर में आज भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है, वहीं कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक चल रही है। लखनऊ की बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मंच पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती से लेकर पीएम मोदी के रैलियों को लेकर प्लान बन रहा है। तो लखनऊ अवध क्षेत्र और कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक चल रही है। तो लखनऊ में अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा 61 विधायक, 13 सांसद शामिल हुए हैं। साथ ही सरकार के कई मंत्री, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं 30 मई से 30 जून तक उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर भी रणनीति तैयार हुई है। निकाय चुनाव खत्म होते ही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। क्षेत्रीय बैठकें हो रही हैं और आज इन क्षेत्रीय बैठकों का अंतिम दिन है। अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और यहाँ पर आप देखिए अवध क्षेत्र की बैठक में खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य मौजूद है, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा मौजूद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं, अनूप गुप्ता मौजूद हैं। इधर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो विधायक हैं, इस पूरे अवध क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है, क्या रणनीति होगी, कैसे मिशन 80 को पूरा करना है, इन सारे मुद्दों पर ही इस अवध क्षेत्र की बैठक में आज चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल जब पूरे हो रहे हैं तो 30 मई से लेकर 30 जून तक ये पूरा कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ उत्तर प्रदेश में होंगी। यहाँ देखिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, मंत्री रजनीश तिवारी मौजूद हैं, इसके अलावा राकेश प्रताप गुरु मौजूद हैं, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद हैं, सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। और अब उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है। तमाम सारे खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर।
कहीं ना कहीं पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, किस तरह से इस चुनाव को लड़ना है, किस तरह से मिशन 80 को पूरा करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 में 17 नगर निगमों में जीत हासिल की। लखनऊ के नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रही हैं, अयोध्या के नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो भी कार्यक्रम, जो भी अभियान शुरू करेगी बीजेपी, उन सारी चीज़ों पर यहाँ ही आज चर्चा होगी। और कहीं न कहीं निकाय चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। भाजपा की बैठक के बारे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि भाजपा सबको साथ लेकर चलती है, हम लोगों के हित को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक है और इसमें हम अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों को और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को किस ढंग से आगे के लिए जुटना है और हमें दिशा निर्देश संगठन की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। और आज ही के दिन कानपुर बुंदेलखंड की भी बैठक है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है क्योंकि उनके शासनकाल में हमेशा उन लोगों ने गुंडों को, आतताइयों को, गैर कानून पसंद व्यक्ति लोगों को, बैड एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पुष्पित पल्लवित किया। साध्वी प्राची ने उत्तराखंड में मज़ारों पर एक्शन को सही ठहराया है। उत्तराखंड में सरकारी संपत्ति पर बड़े स्तर पर अवैध मज़ार बनी थी और अवैध मज़ारों को तोड़ने की सरकार की कार्रवाई सही, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। तो साध्वी प्राची ने उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध मज़ारों पर एक्शन हो रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी संपत्ति पर बड़े स्तर पर अवैध मज़ारें बनी थी जिनको तोड़ना एकदम सही है। उन्होंने कहा कि जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर अवैध निर्माण पर एक्शन चल रहा है। तो उत्तराखंड में भी सर्वे जब हुआ तो बड़ी संख्या में अवैध मज़ारें पाई गई हैं और कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पर हैं और जंगल के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हैं। और इस सर्वे के बाद अब इन अवैध मज़ारों को चिन्हित करके उन्हें हटाने का काम चल रहा है। जो अवैध मज़ारे आज नहीं, मैं कम से कम 15-20 सालों से ये आवाज उठाती आई हूँ। अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वो सरकारी संपत्तियों पर मज़ारें बनी हुई है, उनका खात्मा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं देहरादून में लव जिहाद का मामला सामने आया जहां पर एक युवक पर नाम बदलकर शादी का झांसा पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है जहां पर आरोपी ने इखलास ने फेसबुक पर अपनी मनोज नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। उसने 2018 में फेसबुक से दोस्ती की, फिर लव जिहाद के जाल में फंसाकर युवती के साथ शादी के नाम पर शारीरिक शोषण किया। जब युवती को पता चला कि आरोपी हिंदू नहीं है तो उसने आरोपी से दूरी बनानी चाहिए, जिसके बाद आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने लगा। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। 2019 में एक लड़के से उनकी जान पहचान हुई थी और उसके बाद जो है उसके बाद उनसे उससे संबंध बने थे और उसके बाद कई बार जो है उस व्यक्ति द्वारा उनसे पैसे भी लिए गए। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनको पता चला है कि उस व्यक्ति द्वारा उनको गलत नाम पता बताया गया है और इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में जो है 376 और 419 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। भाजपा से पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी के कार्ड को अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा से नेता यशपाल बेनाम की बेटी की शादी एक मुस्लिम समुदाय के युवक के साथ होने जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। उधर काली सेना के प्रमुख प्रमोद खंडूड़ी ने भी इस शादी पर सवाल कर इसे धर्मांतरण करने का एक जरिया बताया है, जबकि कमलेश्वर सिद्धपीठ मंदिर के महंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सनातन धर्म की अवहेलना करार दिया है। तो देखिए ये वो शादी का कार्ड है जिसको लेकर अब काफी ट्रोलिंग हो रही है और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा ये कर रहे हैं कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आज अगर इस प्रकार के नेता अपने बच्चों की शादियां मौलवियों के साथ
करते हैं और वहाँ के शादियाँ करने के बाद वो हिंदू रीति रिवाज में उस शादी को करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म पे भी बहुत बड़ी चोट है। इस प्रकार से इस समाज में हमारी पौड़ी जो देवभूमि है, देवभूमि के अंदर इस प्रकार की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है और गलत है। भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। आज उनसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर पर, आज उनको तुरंत ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए और उनके तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।